हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा क्लास भौतिकी का चल रहा था। भौतिकी में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के बारे में आप लोग को पहले भी हम बता चुके हैं और इससे पहले हम पार्ट 6 तक के वीडियो बना कर डाल चुके हैं यूट्यूब पर। पार्ट 6 में आप लोग को बताए हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, ये सब बात हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधों का समूहन पढ़ना है। प्रतिरोधों का समूहन क्या होता है, उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। क्लास में आप लोग आज फिर से हम इस क्लास में प्रतिरोध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। प्रतिरोध 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 को हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चमक रहा है ना। चलिए, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को R द्वारा सूचित किया जाता है क्योंकि इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस R से ना लिखा गया जी, इसलिए इसको R द्वारा सूचित किया जाता है। अब है कि प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध किसी वस्तु का वह गुण है, प्रतिरोध किसी वस्तु का वह गुण है जो उनसे होकर जाने वाले विद्युत धारा को क्या करते हैं, विरोध करते हैं। क्या करते हैं, विरोध करते हैं ना। ये अपने लैंग्वेज में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि प्रतिरोध किसी वस्तु का वह गुण है जो उनसे होकर बहने वाली या जाने वाली या होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को विरोध करते हैं, उससे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है, चालक तार है ना। इतना मोटा सा तो होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ये है। तो इसमें क्या है कि ये मान लीजिए कि यहाँ से आवेशों का प्रवाह हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेशों का प्रवाह हो रहा है तो क्या है कि यहाँ पर कोई वस्तु हम लगा दिए। अब ये वस्तु क्या कर रहा है कि इसको अपने से होकर जाने नहीं दे रहा है, चाह रहा है कि इधर भागे, इसको विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। समझ में आ रहा आप लोग को, ये क्या कर रहा है, तो आवेशों का प्रवाह के क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ जो वस्तु हम लगाए हैं, ये वस्तु आवेशों के प्रवाह का विरोध कर रहा है इस प्रकार कि ये जा रहा है इधर, लेकिन वो बल लगा दे रहा है इधर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेशों का प्रवाह का विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रतिरोध का काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, तो ये प्रतिरोध का काम कर रहा है। ये वस्तु ना, तो ये वस्तु का अंदर का ये गुण है, ये वस्तु का अंदर का ये गुण है कि आवेशों का प्रवाह का विरोध करता है। आवेशों का प्रवाह का विरोध करता है, वही क्या कहलाता है जी, प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, ये वस्तु का गुण है और जो वस्तु है वो प्रतिरोधक है। क्या है, और उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला वस्तु को प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधक को रो द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, देखिए रो ऐसे होता है, ऐसे है ना। ये प्रतिरोधक का सूचक होता है, प्रतिरोधक का सूचक होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रा आप लोग को बता चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में, ओम होता है। क्या होता है, और जो प्रतिरोधक है उसका होता है ओम मीटर। प्रतिरोधक का SI मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रहेगा। प्रतिरोध समझ में आ गया, प्रतिरोधक भी समझ में आ गया। प्रतिरोधक का SI मात्रा कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा, ओम मीटर। प्रतिरोधक का SI मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रा ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है, इससे पहले वाला वीडियो हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए ओम क्या होता है।
अब यहाँ पर आगे पढ़ना है, 1 ओम क्या होता है। 1 ओम क्या होता है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ओम से आप क्या समझते हैं या 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफिनेशन हम लिख चुके हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बोलता है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ये चालक तार है, ठीक है, क्या है, चालक तार है। इस चालक तार में हम कोई एक प्रतिरोध लगा दिए, क्या लगा दिए, सपोज। तो यहाँ पर देखिए समझिए क्या कर रहा है कि यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर, इन दोनों सिरों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, कितना वोल्ट का, 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से इस चालक तार में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितना एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो इस जो प्रतिरोध लगा हुआ इस प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। कितना होता है, 1 ओम होता है। तो 1 ओम समझ में आ गया। फिर से समझिएगा, यदि किसी चालक तार, चालक जैसे ही कहा जाता है तो उसका मतलब समझना है कि तार है। चालक जैसे ही कहा जाएगा उसका मतलब क्या समझना है, तार है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो तार में प्रतिरोध उत्पन्न होगा ना, कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर मानिए ये वाला प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्या है कि दोनों किनारों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, कितना वोल्ट का, और इस 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होने में इस चालक तार से 1 एम्पियर की यदि धारा प्रवाहित होती है, कितना एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो इस चालक जो तार है, इस चालक तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, समझ में आ गया। शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि चालक तार के किनारों पर यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से, 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से यदि चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 ओम कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कितना होता है, 1 ओम। क्लियर है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है जी, प्रतिरोध को R द्वारा सूचित करते हैं, तो बताया था ना, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस से लिखते हैं और रेजिस्टेंस को बोलते हैं R। अब देखिए R द्वारा क्या होता है, R द्वारा से सूचित करता है, तो R बराबर क्या होता है, V बटा I, V बटा I होता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रतिरोध निकालना है ना कि तार के सिरों के बीच के विभवांतर कितना है, 1 वोल्ट, कितना है, अच्छा इस जो I जो है वो क्या है, I जो होता है चालक तार में जो धारा बह रही है उसका मान होता है। तो कितना एम्पियर की धारा बह रही है, 1 एम्पियर का। क्लियर है ना। अब देखिए 1 बटे 1 को 1 बोलते हैं, अब वोल्ट बटे एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम। क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर कितना ओम आया, 1 ओम आया ना। अब समझ में आ गया 1 ओम किसे कहेंगे। यदि किसी चालक में या चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर 1 वोल्ट का विभवांतर लगने से, 1 वोल्ट के विभवांतर लगने से चालक में, इसमें चालक यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 ओम। क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं आप लोग को। अब यहाँ पर एक बात है, नोट में लिख लीजिएगा कि प्रतिरोधकता एक युक्ति है। प्रतिरोधकता मतलब क्या,
जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा था वस्तु वही ना, तो वह एक मशीन है, युक्ति है। गाड़ी पार हो रही ना, चलिए। हाँ, प्रतिरोधकता एक युक्ति है और प्रतिरोध उस युक्ति का गुण है। समझ में आया? प्रतिरोधकता क्या है? एक युक्ति है और प्रतिरोध उस युक्ति का गुण है। उस युक्ति का क्या ये गुण है। क्लियर है ना? कोई डाउट? ये बात नोट में लिख लीजिएगा आप लोग कि प्रतिरोधकता एक युक्ति है और प्रतिरोध उसका गुण है। प्रतिरोध उसका गुण है। अब आगे हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको देखेंगे हम लोग ना। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला लिखा था आप लोगों को, सबसे पहले इसको आंसर लिखना है कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या लिखना? पहले सबसे पहले काम करना आप लोग को लिखना ये है कि प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला लिखना है लंबाई पर। किस पर? अभी लंबाई किसका होगा? तो चालक तार का होगा ना। यहाँ जो है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो सबसे पहले क्या लिखना है? लंबाई पर। किसकी लंबाई पर? चालक तार की लंबाई पर। चालक तार की लंबाई जितना बढ़ाएगा प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है। चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। पहला लिखा जाएगा, चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसीलिए R जो होता है L का समानुपाती होता है। R L का समानुपाती होता है। R L का समानुपाती होता है। R प्रतिरोध, L है चालक तार की लंबाई। R प्रतिरोध है जबकि L क्या है? चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई। अब देखिए होता क्या है कि मान लें कि एक तार इतना लंबा है और एक तार इतना लंबा है। दोनों एक ही तार है, इसको काट के छोटा कर दिए। सिर्फ एक बड़ा है एक छोटा है ना। तो बताइए कि जितना प्रतिरोध इसका काम करेगा उतना ही इसका भी करेगा। ज्यादा किसमें प्रतिरोध काम करेगा? इसमें, क्योंकि ज्यादा दूर तक दूरी तय करना होगा ना आवेशों का, है ना। और इसको लगातार विरोध मिलता रहेगा, लगातार विरोध मिलता रहेगा। तो प्रतिरोध ज्यादा इसमें ना काम करेगा और इसमें प्रतिरोध कम काम करता है। तो वही बोला जाता है कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई पर भी निर्भर करता है। चालक तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आप लोग ऐसे भी देखोगे कि यदि घर से तार को खींच करके बहुत दूर ले जा रहे हैं और ले जाकर वहां पर कोई पंखा या कुछ भी चला रहे हैं, तो देखोगे घर की अपेक्षा में वहां का जो पंखा होगा वो स्लो चलेगा। क्या होगा? क्योंकि रास्ते में उसका प्रतिरोधी इतना मिल गया है कि आवेश ज्यादा मात्रा में नहीं बह रहे, विद्युत धारा कम जा रहा है ना। वोल्टेज कम जा रहा है, तो वोल्टेज जब कम जाएगा तो धारा भी कमेगा और धारा कमेगा तो स्पीड कम होगा ना पंखा का। लेकिन घर में जो पंखा चलता है वो थोड़ा स्पीड चल रहा है। क्या है? आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहा जाता है R समानुपाती है L का। मतलब अगर L बढ़ाइएगा तो R भी बढ़ेगा और L घटाइएगा तो R भी क्या हो जाएगा? समानुपाती का मतलब आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं कि दो वस्तु की यदि आप तुलना करा रहे हैं, एक वस्तु को बढ़ाते हैं और दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है तो समानुपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? और एक को घटा रहे हैं दूसरा ऑटोमेटिक घट रहा है तो वो भी समानुपाती है। क्लियर है ना?
तो पहला समझ में आ गया होगा। पहला कौन सी बात पर निर्भर करता है? लंबाई पर। कौन सी बात पर? तो इसलिए लिख सकते हैं ना कि R समानुपाती है L का। पहला आप लोग क्या बताएं कि चालक तार जो होता है, चालक तार की लंबाई बढ़ाइए तो प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए R जो होता है L का समानुपाती होता है। क्लियर हो गया? दूसरा है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। चालक तार के अनुप्रस्थ काट का अनुप्रस्थ काट का किसका? चालक तार का ना। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से आप लोग। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम लगता है। जैसे मैं समझिए ध्यान से कि मान लीजिए कि इतना बड़ा हॉल है और एक इतना सा हॉल है, इतना पतला सा हॉल है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर कि आदमी सबसे ज्यादा इसमें जाएंगे कि इसमें जाएंगे? ये वाला के एरिया इतना दूर है, ये वाला के एरिया ये वाला है, तो आदमी ज्यादा इसमें ना प्रवेश करेंगे। तो आवेशों का प्रवाह भी तो सेम वही ना है कि इसमें आवेश तेजी से प्रवाह होंगे और इसमें कम होंगे प्रवाह, यहाँ अधिक और यहाँ पर क्या हो रहा है? और जब आवेश ज्यादा प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध कम लग रहा है, रुकावट कम उत्पन्न हो रहा है। और इसमें रुकावट क्या हो रहा है? ज्यादा उत्पन्न। और रुकावटें को तो प्रतिरोध बोलते हैं, रुकावटें को ना प्रतिरोध बोलते हैं जी। तो यहाँ पर रुकावट कम हो रहा है, यहाँ पर रुकावट ज्यादा हो रहा है। तो हम अब क्या बोल सकते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? ध्यान सुनिएगा। बोलेंगे चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम जाता है। प्रतिरोध का मान जस्ट इसका उल्टा फिर बोलेंगे कि चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो यहाँ पर हम अब क्या बोलेंगे कि R जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का। किसका एरिया? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? क्या होता है जी? अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब आप लोगों को समझाए थे कि किसी दो चीज को आप लोग तुलना कर रहे हैं, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा और दूसरा घट रहा है तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। एक को घटाइए तो दूसरा बढ़ जाएगा, एक को बढ़ाइए तो दूसरा घट जाएगा। तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर वही काम ना हो रहा है कि क्षेत्रफल घटा दे रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ जा रहा है, और क्षेत्रफल बढ़ा दे रहे हैं तो प्रतिरोध घट जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रतिरोध जो होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहाँ पर दूसरा में क्या लिखिएगा कि प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना बढ़ाते हैं प्रतिरोध उतना ही कम होता है। क्लियर है? तीसरा था आपका चालक तार की प्रकृति पर। अब चालक तार किस प्रकार का ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। चालक तार किस प्रकार से ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है जी। चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार के प्रकृति पर कहने का मतलब क्या है कि एक हम लोहा ले लेते हैं और एक ले लेते हैं चांदी या कॉपर ही ले लीजिए, है ना। लोहा और कॉपर को तांबा बोलते हैं, लोहा को फेरिक बोलते हैं, Fe और Cu। अब ये दोनों में प्रतिरोध समान नहीं होंगे।
दोनों में प्रतिरोध समान। यहाँ पर देखिए फेरी का प्रतिरोध अधिक होता है कॉपर की अपेक्षा, और कॉपर की अपेक्षा कम प्रतिरोध किसका होगा? चांदी का। सिल्वर ये जी है ना, इसका क्या होता है? और कम होता है, और कम होता है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पर इसकी प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि किस प्रकार का आप तार लिए हैं। लोहा के लिए लिए हैं कि एल्युमिनियम का लिए। एल्युमिनियम भी कॉपर से कम ज्यादा होता है प्रतिरोध। एल्युमिनियम का भी कॉपर की अपेक्षा में ज्यादा होता है कि कम होता है? देखिए ध्यान से, तो एल्युमिनियम का भी आता था। तो यहाँ पर एल्युमिनियम में एल ना जी, एल ना, तो इन सब के प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का चालक तार लिए हैं। अगर चांदी का लिए है तो बहुत अच्छा है ना, सबसे कम प्रतिरोध इसमें होता है, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये एल लिखा, एसी नहीं देख लीजिएगा, ए एल, एल्युमिनियम। क्लियर है? कोई डाउट है? अब है अगला चौथा, चालक तार में जो ताप में परिवर्तन करते हैं, तो ये ताप पर भी डिपेंड करता है। ताप बढ़ा देने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध का मान, तो चौथा पॉइंट में लिखेगा कि ताप बढ़ाने से चालक तार में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ताप को बढ़ाने से चालक तार में ताप का मान, प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ताप भी प्रतिरोध का समानुपाती हुआ। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई डाउट? अगर इतना चारों पॉइंट आप लिख देते हैं तो 2 से 3 नंबर आपको कोई रोकने वाला। ये क्वेश्चन आता है, अगर पूछ दिया तो इतना लिख दीजिएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता यहाँ पर बता रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे तो इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए प्रतिरोधकता यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, दूसरा पॉइंट में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगाया जाता है जिसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। तो 1/A ये हो गया नियतांक। क्या हो गया? इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या बोलेंगे? प्रतिरोधकता बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? एल अपॉन क्या हो गया जी? एल अपॉन हो गया, एल बराबर क्या हो गया? आर बराबर है रो इंटू 1 एल अपॉन ए। अभी क्या है? एल क्या है? एल है कि जितना ही लंबा होगा, मोटा लंबाई, मोटाई और लंबाई दोनों पर ये डिपेंड करेगा ना। पहले तो क्या था यहाँ पे? यहाँ पर था कि एरिया का व्युत्क्रमानुपाती हो रहा था और लंबाई के समानुपाती हो रहा था। ये दोनों के यहाँ लगा दिए। क्या लगा दिए? एल अपॉन ए। तो यहाँ पर प्रतिरोध के रूप, प्रतिरोधकता के रूप में क्या लगा दिए? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। याद है? तो रो बराबर क्या होगा? देखिए ध्यान से, ये चल जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, और यहाँ पर क्या रहेगा? तो इसीलिए रो बराबर क्या बोल सकते हैं जहाँ पर हम लोग? RA अपॉन एल। अब ये रो क्या है? रो है प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? RA इंटू एल। तो R का SI, प्रतिरोधकता का SI मात्रक, SI मात्रक क्या होगा? तो R का SI मात्रक क्या होता है? ओम। और एरिया का SI मात्रक मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर ना होता जी, तो मीटर स्क्वायर। और एल का क्या होगा? एल लंबाई, लंबाई को मीटर, ये को मीटर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो गया? ओम मीटर हो गया। क्या हो गया?
थोड़ा ओम अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब कोई पूछे प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो हम लोग बोल देंगे ओम मीटर। क्या होता है, क्लियर है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा है ओम मीटर होता है ना। चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग उतार लिए। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में, भारतीय भवन के बुक में पेज नंबर 71 पर, भारतीय भवन के बुक में पेज नंबर 71 पर कुछ पदार्थों का प्रतिरोध दिया हुआ है, कुछ पदार्थों का प्रतिरोधकता दिया हुआ है, उसको आप लोग को याद कर लेना है। देखिए ध्यान से, यहाँ है ना, इसको आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके इजीली आंसर दे सकते हैं। जब याद रहेगा तब ना आंसर दीजिएगा, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। आपको एल्युमिनियम से लेकर के रबर तक सबका दिया हुआ है प्रतिरोधकता, इसको याद कर लेना है। धातु है, मिश्र धातु है, विद्युत रोधी है। सबसे अधिक विद्युत रोधी कौन होता है, रबर होता है। कौन होता है, आप लोग देखो होंगे कि रबर का दस्ताना पहन के बिजली मैन जो होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी मैन, इलेक्ट्रिसिटियन जो होते क्या होता है, रबर का दस्ताना पहन करके तार को जोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिसिटियन जो है क्या करते हैं, बिजली विभाग के लोग के पास, सबके पास दस्ताना होता है रबड़ का, लाइट रहते भर में वो जोड़ देते हैं। कैसे, तो रबड़ का दस्ताना पहनते हो, वो बिल्कुल ही क्या है, विद्युत रोधी है। वो उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है ना जी, लगभग 1 × 10⁻16 इतना प्रतिरोध उसमें होता है। इसलिए आसानी से उसको जोड़ देते हैं। समझ में आया ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर प्रतिरोधकों का समूहन। प्रतिरोधकों का समूहन, समूहन का मतलब क्या होता है, समूहन का मतलब होता है एक समूह में रखना, यानी प्रतिरोध को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, प्रतिरोधों को एक साथ कैसे रख सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, परिपथ में कैसे यूज किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से, कितने तरीके से होते हैं जी, 2 तरीके से। प्रतिरोधों का समूहन 2 तरीके से किया जाता है। ऐसे होता है 3 तरीके से, लेकिन आगे हम लोग पढ़ लेंगे। अगर ये 2 समझ में आ गया तो तीसरा समझ में आ जाएगा। पहला है, यहाँ पहले क्वेश्चन क्या रहेगा जी, क्या रहेगा, प्रतिरोधकों का समूहन, यही ना जी, प्रतिरोधकों का समूहन। तो प्रतिरोधकों का समूहन हम लोग जनरली जो होते हैं वो 3 तरीके से करते हैं। ऐसे तो 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन 3 तरीके से। पहला है श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। दूसरा है समांतर क्रम समूहन, और तीसरा है मिश्रित समूहन। मिश्रित समूहन, मिश्रित का मतलब समझाएंगे। अब देखिए श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास 3 प्रतिरोध है इस प्रकार से, प्रतिरोध कैसे नहीं दिखाते हैं जी, इस प्रकार से मेरा 3 प्रतिरोध है ना। ये R1, R2, R3 3 प्रतिरोध है। अब इन तीनों प्रतिरोधों क्या करना है, हमको एक साथ जोड़ना है। क्या करना है, तो कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम समूहन में समझिएगा। प्रतिरोध 1 का
पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखो ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा है, दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा है और तीसरा प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है। अब समझिएगा, समझ में अच्छे से आ जाएगा। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, समझ में आ रहा आप लोग को? नहीं आ रहा है? पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को इसी क्रम में जोड़ा जाए, इस क्रम में जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो श्रेणी बनता है, इस श्रेणी को हम लोग श्रेणी क्रम समूहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम समूहन बोला जाता है। समझ में आया? फिर अगर हम लोग चौथा प्रतिरोध लगाएंगे तो चौथा प्रतिरोध तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा और चौथा प्रतिरोध का पहला सिरा, तो इस क्रम में अगर जोड़ा जाता है, इस क्रम में जोड़ा जाता है तो यह आपका कहलाता है श्रेणी क्रम समूहन। आप लोग अभी हम दिखाएंगे कि श्रेणी क्रम समूहन में किस प्रकार से जोड़ा जाता है तार को। ठीक है, अब अगला है समांतर क्रम समूहन। अगला क्या है? समांतर क्रम समूहन क्या होता है? समूहन का मतलब कि एक ही जगह पर दो या दो से अधिक होना चाहिए प्रतिरोध, तब ना समूहन होगा। अब देखिए यहाँ पर समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों को पहला सिरा को एक साथ और दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। फॉर एग्जाम्पल के समझिए, ये हो गया, ये को प्रतिरोध देखिए ये है, एक प्रतिरोध ये हो गया, यहाँ देखिए इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये है, इसका भी पहला है, इसका भी पहला है, इसका भी दूसरा है, दूसरा दूसरा। देखिए ध्यान से, पहला सिरा को सबको एक साथ जोड़ा गया है, दूसरा सिरा को भी एक साथ जोड़ा गया है, तो इस क्रम के समूहन को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम समूहन। ये आपका श्रेणी क्रम है, ये क्या है? समांतर क्रम समूहन है। ये श्रेणी क्रम समूहन, ये क्या है? आगे समझ में। समांतर क्रम समूहन में क्या होता है कि जितने भी प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ और दूसरा सिरा को एक साथ जोड़ा जाता है, तो ये आपका समांतर क्रम में है। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या है कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ जोड़ेंगे और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ जोड़ेंगे। इस क्रम में जोड़ने पर जो श्रेणी बनेगा वह श्रेणी क्या कहलाएगा? श्रेणी क्रम समूहन कहलाएगा। यहाँ पर समूहन बनना ना, उसको क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम समूहन। और इसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम समूहन। क्लियर है? अब श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन समझिए। मिश्रित समूहन क्या होता है कि मान लीजिए इसमें क्या है जी, ये हो गया समांतर क्रम, और एक में एक और जोड़ दिया मैं से, देखो एक श्रेणी क्रम में भी जुड़ गया, श्रेणी क्रम में भी जुड़ गया जी, नहीं जुड़ा? तो यहाँ पर समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन का यदि एक साथ जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मिश्रित समूहन। क्या बनता है? तो मिश्रित समूहन ज्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, मेन यही दोनों है। क्लियर है? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। यहाँ पर देखिए हम कुछ यहाँ पर क्या किए हैं कि उपकरण को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़े हैं। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तार गया हुआ है, ये तार फिर कनेक्शन इसमें हुआ है, एक तार इसमें कनेक्शन हुआ है, तो तीन प्रतिरोध को इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला सिरा देखिए इसे तार से जुड़ा हुआ है, जो मेन तार से आ रहा है, मेन फेज से, फिर एक तार इसमें गया है, एक तार इसमें से निकल कर फिर इसमें जुड़ा हुआ है ना, फिर वही तार दूसरा तार फिर इसमें से निकल कर इसमें जुड़ा हुआ है, मेन तार फिर इसमें गया है। ये दोनों मेन तार है, ये दोनों क्या है? मेन तार है। और ये देखिए यहाँ पर सीरीज किया गया है, ये क्या किया गया है? सीरीज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर
हम लोग सीरीज कर दिए हैं, देखिए है ना सीरीज। तो ये सीरीज किया हुआ है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। क्या बोलते हैं? इसको श्रेणी में जोड़ा हुआ है। किस क्रम में जोड़ा हुआ है? देखिए एक प्रतिरोध का पहला सिरा मेन तार के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है से इसके पहले सिरे के साथ, और इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे के साथ, और इसका दूसरा सिरा फिर मेन तार के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम समूहन। क्या हो गया? श्रेणी क्रम समूहन। और दूसरा हम लोग लिए हैं, देखिए फिर इसी का दूसरा इधर है, ये आपका है समांतर क्रम समूहन। देखिए सभी को अलग अलग तार से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका भी 2 फेस गया है, इसका भी 2 फेस है, इसका भी 2 फेस है ना। सबको एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों को एक साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं ना। तो ये आपका जो है से इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, इसका पहला सिरा, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा को एक साथ और दूसरा प्रतिरोध को दूसरा सिरों को एक साथ जोड़ दिए हैं। तो यहाँ जो श्रेणी बन रहा है, ये जो समूहन बन रहा है, ये आपका हो गया समांतर और ये हो गया श्रेणी। इस श्रेणी क्रम समूहन है, ये समांतर क्रम समूहन है। अब ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करके आपको लोग दिखा रहे हैं दोनों में अंतर क्या हो जाता है। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर हो जाता है, ये आप लोग खुद देख सकते हैं। श्रेणी क्रम समूहन में देखिए होता क्या है, यदि कोई एक उपकरण काम करना बंद कर देगा, कोई एक उपकरण काम करना बंद कर देगा तो बाकी का कोई भी उपकरण काम नहीं करेगा। और समांतर क्रम समूहन में कोई भी एक उपकरण को निकाल दीजिए, बाकी अपना काम करता रहता है। ठीक है। दूसरा, श्रेणी क्रम समूहन में वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज सबका अलग अलग हो जाता है, और समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज सेम रहता है। श्रेणी क्रम समूहन में धारा का मान बराबर होता है, धारा एक ही होता है, और समांतर क्रम समूहन में धारा बढ़ जाता है। धारा क्या होता है आगे समझ में? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक प्रयोग करके देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर होता है, श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि आपका श्रेणी क्रम है, यहाँ वाला समांतर क्रम में है। अच्छा यहाँ वाला नहीं दिख रहा ना, चलिए यहाँ वाला देखिए श्रेणी क्रम समूहन है। श्रेणी क्रम समूहन में हम बोले थे कि इसका एक सिरा इसके साथ, एक सिरा इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इसको श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। इसमें हम बोले थे कि ये 3 गो प्रतिरोध इसमें लगाएंगे, तो अगर 3 में से किसी एक को निकाले तो बाकी 2 काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर एक हम निकाले हुए हैं, तो दोनों काम कर रहा है क्या? दोनों काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही इसको हम लगाएंगे उसमें तीनों बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। देखिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तीनों बल्ब जल रहा है, ये भी बल्ब जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है ना। लेकिन तीनों बल्ब में देखिएगा आप लोग ध्यान से, रोशनी कम है। इसका रोशनी क्या है? धारा वही बह रहा है, धारा यहाँ से गया इसमें से आया इसमें, तो धारा सब में वही ना बह रहा है, धारा बटा हुआ नहीं है, धारा एक ही बह रहा है। धारा आ रहा है इधर से, इसमें गया, फिर इसमें गया, फिर इसमें जाते हुए चला आया। तो तीनों में धारा सेम बह रहा है, लेकिन तीनों में धारा सेम तो बह रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, तीनों में वोल्टेज बढ़ गया है, तीनों में वोल्टेज। आप बीच वाला के देखिए ध्यान से, इसके अपेक्षा में कम रोशनी कर रहा है, इसके अपेक्षा में कम कर रहा है ना, तो वोल्टेज बढ़ा हुआ है तब ना। तीनों बल्ब उतना ही वाट का है, सेम वाट का है, लेकिन एक कम रोशनी कर रहा है, एकदम थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ के रखे हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा कि धारा एक ही रहता है, धारा एक ही रहता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या होता है? तो कोई कह देगा कि यदि किसी 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? तो हम लोग बोले 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक प्रतिरोध को निकालने से बाकी का प्रतिरोध काम नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसको हम लोग निकाल देंगे अभी, तो बाकी का काम नहीं कर रहा है क्या? और जैसे ही इसको लगाएंगे बाकी का प्रतिरोध काम करने लगता है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है। वोल्टेज क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आ रहा ना? अब इसी को यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो देखिए क्या होता है। चलिए श्रेणी क्रम समूहन समझ में आ गया ना आप लोग को? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, धारा का मान वही रहता है, वोल्टेज बदलता है। धारा का मान वही रहता है, वोल्टेज बदल जाता है। वोल्टेज सब में बढ़ जाता है,
जितना वोल्ट से धारा आ रहा है ना, कुछ एकरा में कुछ एकरा में कुछ एकरा में, सबका वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। सबका वोल्टेज क्या होता है? क्लियर है ना। अब दूसरा देखते हैं समांतर क्रम समूहन में जोड़ करके कि क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को। अब यहाँ पर आप देखिए ये समांतर क्रम समूहन है। क्या है? समांतर क्रम समूहन है। इसका दोनों सिरा एक साथ, इसका दोनों एक सिरा एक साथ, इसका दोनों सिरा को सबको एक एक करके एक में बांध दिए है ना, जुड़े हुए हैं। तो ये समांतर क्रम समूहन है। अब देखिए समांतर क्रम समूहन में यदि हम प्रतिरोध को लगा देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है हम लोग को? क्या धारा उसी तरह से बहेगा? वोल्टेज बटेगा कि नहीं बटेगा? धारा कम होगा कि बेसी होगा? रोशनी ज्यादा होगा कि कम होगा? इस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रयोग द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पर ऑन कीजिए। तो श्रेणी क्रम समूहन में क्या था कि एक उपकरण को आप निकाल रहे थे तो बाकी का उपकरण काम नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ क्या है कि किसी भी उपकरण को आप निकाल दीजिए तो बाकी का उपकरण अपना काम करता रहेगा। जैसे में देखिए यहाँ पर दो बल्ब हम लिए हुए हैं और एक बल्ब लगा रहे हैं, तो यहाँ चेक करते कि ये बल्ब काम करता है कि नहीं, जलता है या नहीं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग। जल गया ना? जल गया। अभी भी मेरे पास दो बल्ब है, एक बल्ब जल रहा है। तो समांतर क्रम समूहन में किसी भी उपकरण को निकालिए हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसको एक और को लगाते हैं। देखिए ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है ना। अब एक और को लगाते हैं। चलिए देखिए, तो समांतर क्रम समूहन ये हुआ। अब समांतर क्रम समूहन में आपको क्या हो रहा है? कुछ डिफरेंस नजर आया? कुछ अंतर पड़ रहा है आपको? समांतर क्रम समूहन में क्या हो रहा है कि रोशनी ज्यादा हो गया। श्रेणी क्रम समूहन की अपेक्षा में समांतर क्रम समूहन में रोशनी ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर देखिए रोशनी ज्यादा क्यों हो रहा है? यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि धारा बट गया है। इसमें धारा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। धारा क्या हुआ? इसमें बटा हुआ है। धारा क्या है? धारा बटा हुआ, लेकिन वोल्टेज सेम है। तीनों में वोल्टेज देखिए, जितना रोशनी ये कर रहा है उतना रोशनी ये भी कर रहा है, उतना ही रोशनी ये भी कर रहा है। तो तीनों बल्ब जो है, तीनों बल्ब क्या है? बराबर रोशनी दे रहे हैं। मतलब क्या है? तीनों जब बराबर रोशनी दे रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज तीनों का सेम है। वोल्टेज तीनों का सेम है और धारा बटा हुआ है। उसमें क्या था? उसमें धारा सेम था, वोल्टेज बटा हुआ था। इसमें क्या है कि वोल्टेज सेम है, धारा बटा हुआ है। क्लियर है ना? कुछ धारा इससे आ रहा, कुछ धारा इससे आ रहा, कुछ धारा इससे आ रहा। तो क्या धारा अलग अलग है ना? धारा क्या है? अलग है, लेकिन वोल्टेज सेम है। समझ में आ गया? दूसरा अंतर क्या था कि श्रेणी क्रम समूहन में किसी एक उपकरण अगर काम नहीं करता, फ्यूज हो गया, उड़ गया, चाहे जो भी कुछ हो गया, एक उपकरण किसी कारणवश काम नहीं कर रहा है तो बाकी का उपकरण भी काम नहीं करता है। लेकिन जब इसको हम समांतर क्रम समूहन में जोड़ दिए तो कोई भी एक उपकरण निकाल दीजिए, बाकी का अपना काम करेगा। जैसे लगा के चेक कर रहे थे, पहला उपकरण जैसे ही लगाया वैसे ही काम किया, दूसरा भी काम किया, तीसरा भी काम किया ना। तो ये समांतर क्रम समूहन में उपकरण खराब, कोई भी एक उपकरण खराब होने, दो उपकरण, जितना भी उपकरण लगाए हैं, अगर एक भी बचा हुआ है सही तो वो काम करेगा, वो काम। लेकिन श्रेणी क्रम समूहन में 50 उपकरण लगा के रख दिए, अगर एक उपकरण काम नहीं करे तो 49 उपकरण आपका काम करने वाला नहीं है। 49 सही है फिर भी काम नहीं करेगा। इसमें देखिए श्रेणी क्रम समूहन में अगर फीज बल्ब लगा देंगे, हम जोड़ देंगे लेकिन बल्ब को फीज करके लगा देंगे तो भी नहीं जलेगा, तो भी, क्योंकि उसे करंट जो प्रवाहित हो रहा था, फिलामेंट जो है वो टूटा हुआ है। फिलामेंट जब टूटा हुआ तो करंट प्रवाहित होगा, धारा को प्रवाह नहीं करेगा। और जब धारा एक सिरा से दूसरा सिरा में नहीं जाएगा तो काम करेगा, वो जलेगा। समझ में आ गया दोनों? कोई दिक्कत? अब कल हम लोग देखेंगे, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध किस प्रकार निकाला जाता है। समतुल्य प्रतिरोध, हाँ याद रखिएगा, यहाँ पर वोल्टेज और धारा जो बता रहे हैं वहां पर काम आएगा। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम समूहन में धारा एक ही है, धारा वही बह रहा है जो पहला में बह रहा था, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। वोल्टेज क्या है? और समांतर क्रम समूहन में वोल्टेज सेम है, धारा बटा हुआ है। इस बात को आप लोग याद कीजिए, ये नहीं कि कल बताने लगे तो पूछे सर ये कैसे हुआ। याद रखिएगा ना। चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।